नमस्कार, मैं हूं सुमित झा। आप देख रहे हैं पुरवैया डीएनए। डीएनए की खोज के लिए वाटसन, क्रिक और विलिंग्स को संयुक्त रूप से 1962 में नोबेल पुरस्कार मिला था। डीएनए की खोज के लिए, पुरवैया डीएनए शो के लिए नहीं। हालांकि इसके साथ विवाद यह भी रहा कि इस खोज का क्रेडिट किसे दिया जाए, लेकिन 53 साल बाद डीएनए बिहार की सियासत में भी क्रेडिट की वजह बन गया है। हैरानी हो रही है ना? दरअसल खोजकर्ताओं ने भी ऐसा नहीं सोचा होगा, क्योंकि जिसके लिए उन्हें नोबेल मिला वही बिहार में नोबेल यानी श्रेष्ठ साबित होने की होड़ में राजनीति तक खींचा है। सियासत में खास बनने के लिए सब चलता है। आज हम बिहार की सियासत में डीएनए पर मचे सियासी घमासान का डीएनए टेस्ट करेंगे पुरवैया डीएनए में। पुरवैया डीएनए की शुरुआत बिहार की सियासी हलचल से। मुजफ्फरपुर की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार के डीएनए को लेकर जो टिप्पणी की थी, उसका विवाद थमता नहीं दिख रहा है। नीतीश और लालू मोदी के डीएनए वाले बयान को चुनावी मुद्दा बनाने पर तुले हैं। नीतीश ने तो पहले दिन ही इसे बिहार के अपमान से जोड़ दिया था और पीएम से बयान वापस लेने की मांग की, और इसके लिए उन्होंने खुली चिट्ठी तक लिखी थी। लालू यादव भी नीतीश के सुर में सुर मिला रहे हैं और अब नीतीश कुमार पीएम मोदी के डीएनए वाले बयान पर अभियान चलाने जा रहे हैं। नीतीश ने अभियान का नाम दिया है शब्द वापसी महाअभियान। इसके तहत बिहार के 50 लाख लोगों से हस्ताक्षर कराकर प्रधानमंत्री को सौंपे जाएंगे। साथ ही ये 50 लाख लोग डीएनए टेस्ट के लिए अपना सैंपल भी भेज सकेंगे। प्रधानमंत्री जी ने कल अपनी रैली में अपने शब्द वापस नहीं लिए, जो हम उम्मीद कर रहे थे, पूरा बिहार उम्मीद कर रहा था। अब इसके जवाब में हम एक अभियान लॉन्च करेंगे। अभियान की शुरुआत कल से ही हो जाएगी। कल प्रदेश स्तरीय धरना होगा हर जगह शब्द वापसी के लिए। सारे बिहारवासी अपना डीएनए सैंपल के तहत अपना अपना सैंपल कलेक्ट करेंगे और हम सैंपल मोदी जी को भेजेंगे कि वो सबका डीएनए का मिलान करें कि सारे बिहारियों का डीएनए एक है या नहीं, ताकि उनको एहसास हो कि डीएनए का शब्द हमारे लिए कितना हमारे स्वाभिमान को चोट करता है। और आने वाले 29 तारीख को स्वाभिमान रैली गांधी मैदान में हम लोग करेंगे डीएनए वापसी पे। लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी को हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड में सरकार बनाने में सफलता मिली, लेकिन दिल्ली में तमाम प्रयासों के बाद बीजेपी सत्ता से काफी दूर रह गई। अब बिहार का विधानसभा चुनाव बीजेपी के लिए किसी लिटमस टेस्ट से कम नहीं है। पीएम मोदी से लेकर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह बिहार चुनाव को काफी गंभीरता से ले रहे हैं। सोच समझकर रणनीति बनाई जा रही है, सोच समझकर बयान दिए जा रहे हैं। लेकिन 25 जुलाई को मुजफ्फरपुर में पीएम मोदी का सीएम नीतीश पर किया गया व्यक्तिगत कटाक्ष आज भी बिहार की राजनीति के केंद्र में है। अब सवाल यह है कि आखिर क्यों इस मसले पर बिहार की सियासत इतनी गर्म है। मुजफ्फरपुर में पीएम मोदी ने सीएम नीतीश पर राजनीतिक फायदे के लिए कटाक्ष किया था, क्योंकि उन्होंने पहले खाने की थाली वापस लेने की बात कही, फिर महादलित कहकर मांझी को सीएम की कुर्सी से हटाने का जिक्र करते हुए उन्होंने नीतीश के डीएनए पर सवाल उठाया। पीएम मोदी को शायद एहसास रहा होगा कि उनका यह बयान बिहार विधानसभा चुनाव में मुद्दा बनेगा और उसका फायदा बीजेपी को होगा। इसके पीछे शायद उनकी सोच ये रही होगी कि बिहार में गठबंधन तोड़ने का पूरा दोष नीतीश कुमार पर मढ़ा जाए और उसके बाद लालू से नीतीश की दोस्ती को कटघरे में खड़ा किया जाए। लेकिन नीतीश कुमार और लालू यादव ने पीएम मोदी के इस बयान को बिहारियों की भावना से जोड़कर सियासत में खलबली मचा दी। अब एक खास रणनीति के तहत बीजेपी को उस बयान के इर्द गिर्द घेर रहे हैं। अब देखिए, मोदी ने 25 जुलाई को मुजफ्फरपुर में यह बयान दिया था। उसके 2 से 4 दिन बाद तक यह मामला गर्म रहा। पीएम मोदी के 9 अगस्त को गया आने से ठीक 5 दिन पहले 5 अगस्त को नीतीश कुमार ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी और बयान वापस लेने की मांग की। अब देखिए, नीतीश कुमार ने पीएम मोदी के गया दौरे के एक दिन बाद ही डीएनए टेस्ट के लिए 50 लाख लोगों के सैंपल भेजने की बात कहकर बिहार में सियासी तूफान के संकेत दे दिए। बात यहीं खत्म नहीं होती। नीतीश सरकार में मंत्री श्याम रजक ने आज एक और अहम खुलासा किया है। पीएम मोदी जिस थाली को खींचने की बात कह रहे हैं, उसके लिए वो बिहार बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी को जिम्मेदार बता रहे हैं। आइए पहले उनके बयान को सुनते हैं, फिर आगे चर्चा करेंगे। जो छोटे मोदी थे, सुशील मोदी ने खुद ही कहा कि खाना को कैंसिल कर दिया जाए। लेकिन मैं आपको बता दूं एक रहस्य उद्घाटन, जो खाना था वो खाना पैक होकर करके फिर मौर्या होटल गया था और उसी खाने को इन लोगों ने खाया था। उसको ये नहीं कर रहे हैं, खाना खाने में कोई इनको मलाल नहीं था।
लेकिन ये जो यानी कि नीतीश जी का उनको मिला भोजन, ये ले गए और वही भोजन में वहाँ खाए ये लोग खाए। अब इतने काहिल लोग हैं, इस बात का पूरी कॉन्फिडेंस मैं कॉन्फिडेंस के साथ, मजबूती के साथ कर रहा हूँ और चुनौती के साथ कर रहा हूँ। पूरे साक्ष्य के साथ पूरे वही भोजन जो खाया मौर्या होटल में, जो भोजन इनके लिए बना था, जो यहाँ से फिर पैक होकर के गया और वहाँ लोग खाए। यानी कि ये मान लिया जाए कि तो पीएम मोदी के डीएनए वाले बयान पर जहां महागठबंधन के नेता बिहारी अस्मिता और बिहारियों के अपमान से जोड़कर बीजेपी पर ताबड़तोड़ हमला बोल रहे हैं, तो वहीं बीजेपी और उसके सहयोगी इस मामले पर पीएम मोदी का बचाव करते नजर आ रहे हैं। अब देखिए, एनडीए के नए सहयोगी मांझी कह रहे हैं कि पीएम मोदी ने नीतीश की राजनीतिक डीएनए की बात कही थी। बिहार बीजेपी के लगभग सारे बड़े नेता भी कमोबेश यही कह रहे हैं। आइए अब जेडीयू के नजरिए से देखते हैं इस विवाद से उसे क्या फायदा होगा और बीजेपी को क्या नुकसान होगा। पीएम के बयान को भुनाने के पीछे नीतीश कुमार दो फायदे देख रहे होंगे। एक तो लालू प्रसाद के साथ को लेकर बीजेपी के नीतीश कुमार के खिलाफ चलाए जा रहे आक्रामक अभियान की धार कुंद हो जाएगी और दूसरा बीजेपी बैकफुट पर आ जाएगी। आपको बता दें कि सत्ता में आने के बाद नीतीश कुमार क्षत्रिय अस्मिता को उभारकर बिहारी गौरव के प्रतीक बन जाने का प्रयास करते रहे हैं। अब नीतीश कुमार इसे इमोशन से जोड़कर बीजेपी पर हमला बोल रहे हैं। वे जानते हैं कि बिहार के चुनाव में मुद्दों पर जनभावना हावी रहती है। जैसे आरोपों के लिहाज से ही बात करें तो 90 के दशक में लालू ने मंडल के माध्यम से जनभावना को बनाया, तो बीजेपी ने कमंडल के माध्यम से जनभावना को बनाने की कोशिश की। आइए अब जेडीयू के नजरिए से ही देखते हैं इस विवाद से बीजेपी को क्या नुकसान हो सकता है। 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने मोदी विरोधियों को पाकिस्तान जाने की सलाह दी थी। नतीजा यह हुआ कि इस बयान के ठीक बाद बिहार में मुस्लिम वोटों का एक तरफा ध्रुवीकरण हुआ और बीजेपी पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका जैसी जीतने वाली सीट हार गई। उसी चुनाव में तब जेडीयू के नेता रहे शकुनी चौधरी ने नरेंद्र मोदी को जमीन में गाड़ देने की बात कही थी। नतीजा हुआ कि जेडीयू का लोकसभा चुनाव में सफाया ही हो गया। अभी चुनाव में कुछ समय है, लेकिन मुद्दा बना रहा तो फिर बीजेपी को लेने के देने पड़ सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि नीतीश अगर चुनावी सभाओं में जाकर इस बात को अपने परिवार से जोड़कर पेश करते हैं तो फिर लोगों की सहानुभूति उनके पक्ष में जा सकती है। बिहार विधानसभा चुनाव में लगभग 2.5 से 3 महीने का वक्त है। सभी पार्टियां अपने तरकश के तीर को आजमा रही हैं, लेकिन यहां खास बात यह देखने को मिल रही है कि चुनाव में मुद्दे गौण हो गए हैं और उस पर व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप हावी हो गए हैं। इस तरह की राजनीति से भले ही किसी पार्टी को किसी चुनाव में फायदा हो जाए, वो सत्ता हासिल कर ले, लेकिन जनता को कुछ हासिल नहीं होगा। इसलिए जरूरी है जनता जब अपने प्रतिनिधि का चुनाव करे तो व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप को छोड़कर विकास पर ध्यान दे। इससे न सिर्फ लोकतंत्र की गरिमा बहाल रहेगी, बल्कि सही मायने में राज्य और देश का विकास भी होगा। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे हम। ब्रेक के उस पार बात करेंगे आखिर देवघर में कौन सी चूक हो गई जो 11 लोगों की जिंदगी खत्म हो गई। देवघर हादसे में 10 से अधिक लोग मारे गए और 50 से अधिक घायल हुए हैं। इस हादसे के बाद भी हर हादसे की तरह मुआवजे का मरहम लगाया गया, जांच के आदेश दिए गए, डीसी और एसपी सस्पेंड किए गए। लेकिन कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब न सरकार के पास है न प्रशासन के पास, क्योंकि ये कोई पहला हादसा नहीं है। पहले के हादसों में कई गलतियों से अगर सबक ली गई होती तो आज देवघर में बोलबम के नारों की जगह चीख पुकार नहीं सुनने को मिलती। भोलेनाथ को जल चढ़ाने आए कांवरियों की भीड़ उनकी ही जान की दुश्मन बन गई। पहले जल चढ़ाने की होड़ मची और फिर लाइन में लगे कांवरियों में भगदड़। देखते ही देखते बाबा धाम के बेला बगान में कई लोग काल के गाल में समा गए और कई लोग अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। अब सवाल यह है कि इस भगदड़ का जिम्मेदार कौन है? आखिर पुलिस के सामने भगदड़ कैसे हुई? क्या प्रशासन को भीड़ का अनुमान नहीं था? क्या मेला प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठा था? आखिर मंदिर से इतनी दूर पर इतना बड़ा हादसा कैसे हुआ? क्या बाबा धाम में कांवरिये सुरक्षित नहीं हैं? ऐसे कई सवाल हैं
जिनका जवाब प्रशासन को देना होगा। भीड़ में मची भगदड़ से मौत का ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी बिहार और झारखंड में भगदड़ से सैकड़ों लोगों की जानें जा चुकी हैं। 3 अक्टूबर 2014 को पटना के गांधी मैदान में रावण दहन के दौरान मची भगदड़ में 32 लोगों की मौत हो गई थी। 15 जनवरी 2014 को बांका के बौंसी में मकर संक्रांति मेले में भगदड़ से 3 लोगों की मौत हो गई थी। 19 नवंबर 2012 को पटना में छठ पूजा के दौरान भगदड़ में 20 लोगों की जान चली गई थी। 24 सितंबर 2012 को झारखंड के देवघर में ठाकुर अनुकूल चंद्र जयंती पर मची भगदड़ में 12 लोग अपनी जान गंवा बैठे थे। 16 अक्टूबर 2010 को बांका के तेलडीहा गांव में मंदिर में भगदड़ में 10 लोगों की मौत हो गई थी। पहले हो चुके हादसों से प्रशासन ने सबक नहीं लिया। प्रशासन को देवघर में कांवरियों की भीड़ का अनुमान पहले से था, फिर भी भगदड़ मची और लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। ऐसे में यह हादसा कहीं न कहीं प्रशासन की चूक मानी जा रही है। दीप नारायण, जी मीडिया, देवघर। धर्म और आस्था पर अटूट विश्वास रखने वाले हमारे देश के लिए ये कोई घटना नई नहीं है। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ डिजास्टर रिस्क रिडक्शन में प्रकाशित अध्ययन के मुताबिक देश में 79% हादसे धार्मिक आयोजनों में मची भगदड़ और अफवाहों से होते हैं। 15 राज्यों में पिछले 5 दशक में 50 से अधिक घटनाएं हुई हैं, जिनमें हजारों लोग असमय काल के गाल में समा गए। अध्ययन में कहा गया है कि जहां अधिक भीड़ जुटती है वहां 18% घटनाएं भगदड़ से हुई हैं। नेशनल क्राइम ब्यूरो के मुताबिक देश में 2000 से 2012 तक भगदड़ में 1823 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है, जबकि वर्ष 2005 से लेकर 2011 तक धार्मिक स्थल पर अफवाहों से मची भगदड़ में 300 लोग मारे जा चुके हैं। इस तरह की घटनाएं केवल भारत में ही नहीं, दुनिया के दूसरे देशों में भी हुई हैं, लेकिन मरने वालों की संख्या भारत में सबसे ज्यादा है। वर्ष 1980 से 2007 तक दुनिया में भगदड़ की 215 घटनाएं हुई, जिसमें 7000 से अधिक लोगों की मौत हुई, उससे दुगने लोग जख्मी हुए। विदेशों में चिकित्सा और दूसरी सुविधाएं तत्काल उपलब्ध कराए जाने से अधिक लोगों की जान बचाई जाती है, जबकि भारत में भगदड़ के बाद समय पर इलाज नहीं होने के कारण कई लोग दम तोड़ देते हैं। हमारे देश में भीड़ मैनेजमेंट सिस्टम हर बार फेल दिखता है। कई बार तो ऐसा भी होता है जब अस्पताल प्रबंधन भी हाथ खड़े कर देता है, उसके पास इमरजेंसी चिकित्सा का अकाल हो जाता है, जिससे चाहते हुए भी लोगों की जान नहीं बचाई जा सकती है। और इस तरह के हादसों के बाद लाशों पर सियासत शुरू हो जाती है। देवघर हादसे के बाद भी ऐसा ही हो रहा है। राज्य सरकार की तरफ से जो मृत कांवरिया हैं उनको 2 लाख रुपया और 50,000 जो घायल कांवरिया उनके लिए हम लोग ने घोषणा की है। और जो घायल है हमारे कांवरिया उनकी इलाज समुचित ढंग से अच्छी ढंग से हो, ये हमने स्थानीय प्रशासन को निर्देश दे दिए। ऐसी घटना मुझे लगता है कि श्रावणी मेला के इतिहास में पहली बार ये घटना घटी है कि मंदिर परिसर से 10 किलोमीटर दूर, जहाँ चौड़ी सड़कें हैं, चौड़ी बहुत लंबी विड्थ की सड़कें हैं, खुला जगह है, बावजूद ये घटना मुझे लगता है कि विशुद्ध रूप से सरकार की ये विफलता है, प्रशासनिक चूक कही जा सकती है। हादसे के बाद सियासत से ना किसी पीड़ित के जख्म को भरा जा सकता है, ना उस परिवार के दर्द को कम किया जा सकता है जिसके अपने असमय मौत के मुंह में चला गया। अगर सत्ता पक्ष और विपक्ष इन घटनाओं से सबक लेकर भविष्य के लिए रणनीति बनाए तो इस तरह के हादसों को रोका जा सकता है। अगर सरकार और महोत्सव प्रबंधन सही तरीके से अपनी जिम्मेदारी को निभाए तो इस तरह के हादसों को रोका जा सकता है। लेकिन यह तब संभव होगा जब स्थानीय प्रशासन और आयोजक धार्मिक आयोजनों से पहले श्रद्धालुओं की सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम और संभावित हादसों से निपटने के लिए रोड मैप तैयार करें, क्योंकि हमारे देश में कई ऐसे धार्मिक स्थल हैं जो आज बेहतर प्रबंधन की मिसाल हैं। मां वैष्णो देवी, असम का कामाख्या मंदिर, राजस्थान का अजमेर शरीफ, तिरुपति के बालाजी मंदिर और अमृतसर का स्वर्ण मंदिर भीड़ प्रबंधन का बेहतर उदाहरण है। इन मंदिरों में भक्त आसानी से पूजा पाठ कर सकें, इसका पूरा इंतजाम होता है। भगदड़ की स्थिति न बने इसके लिए सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया जाता है। भीड़ के बेहतर प्रबंधन के लिए बैरिकेड की समुचित व्यवस्था के साथ प्रवेश और निकास के अलग अलग मार्ग होते हैं। रास्ते में लोगों के आराम की पर्याप्त व्यवस्था होती है।
लोगों पर नजर रखने के लिए सेवादार तैनात किए जाते हैं और राज्य का खुफिया तंत्र चौकस रहता है। पुरवैया डीएनए में वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम बात करेंगे पटना शहर की, जो साफ सफाई के मामले में देश के दूसरे शहरों से काफी पीछे है। साफ सफाई के मामले में पटना देश के दूसरे शहरों से काफी पीछे है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत देश के 476 शहरों की रेटिंग तय की गई, जिसमें पटना 429वें नंबर पर है। हैरानी की बात तो यह है कि गुलाबी नगर जयपुर, देश की आर्थिक राजधानी मुंबई और झीलों का शहर भोपाल भी रेटिंग में काफी पीछे है। देखिए रिपोर्ट और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। पटना में पीएम मोदी का स्वच्छ भारत अभियान पूरी तरह से फेल है। अभियान के शुरू होने के 10 महीने बाद भी पटना में कोई असर नहीं दिख रहा है। शहर के मुख्य स्थानों पर आज भी कचरा पसरा हुआ है। सड़क और नाले गंदगी से भरे पड़े हैं। यही कारण है कि स्वच्छता के मामले में पटना देश के दूसरे शहरों की तुलना में काफी पीछे है। शहरी विकास मंत्रालय की ओर से जारी स्वच्छ शहरों की सूची में पटना को 476 शहरों में 429वां स्थान मिला है। हालांकि इसके बाद भी सत्ताधारी दल को पटना के बदले दूसरे राज्यों के शहरों की बदहाली ज्यादा नजर आ रही है। शहरी विकास मंत्रालय ने जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वच्छ भारत अभियान लंबे अरसे तक जिस राज्य के मुख्यमंत्री रहे, उनका अहमदाबाद शहर भाजपा शासित प्रदेश पीछे है, गैर भाजपा शासित राज्य बेहतर स्थिति में। साफ सफाई के मामले में पटना की स्थिति काफी बदतर है, लेकिन दूसरे बड़े शहरों की स्थिति भी बेहतर नहीं है। राजस्थान का जयपुर 370 नंबर पर है। गुजरात का गांधीनगर 310 नंबर पर है। छत्तीसगढ़ का रायपुर 293 नंबर पर है। झारखंड का रांची 223 नंबर पर है। महाराष्ट्र का मुंबई 140 नंबर पर है। मध्य प्रदेश का भोपाल 106 नंबर पर है। बिहार का पटना 429 नंबर पर है। देखिए, सर्वप्रथम तो बात है कि ये हम लोगों के लिए निश्चित रूप से बहुत ही शर्म का बात है, और इस सब का कारण ये रहा, एक तो मुख्य रूप से कि पिछले 5 वर्ष से पटना नगर निगम के महापौर के पद पर श्री अफजल इमाम काबिज रहे, और वो नाहक की राजनीति और काम करने की जो उनकी इच्छा शक्ति नहीं रही, और उसमें और सोने पे सुहागा जो वर्तमान राज्य सरकार है, जिसने नगर निकायों को कभी भी स्वतंत्र रूप से काम करने नहीं दिया। परिणाम आज ये हुआ कि पटना शहर में राशि होने के बावजूद भारत सरकार का कई करोड़ रुपया यहाँ पड़ा हुआ है, और उसके बावजूद पटना शहर में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का काम शुरू नहीं हो पाया। शहरों की इस रैंकिंग को शौचालय, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, पानी की क्वालिटी और पानी से होने वाली बीमारियों से होने वाली मौत के आंकड़ों के अध्ययन के बाद तैयार किया गया है। बिहार की राजधानी पटना स्वच्छता के इन मापदंडों पर खरा नहीं उतर पाई है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि आखिर पटना कब स्मार्ट सिटी होगा। आशुतोष चंद्रा, जी मीडिया, पटना।